हिस्ट्री का पार्ट 1 2 3 4 ये 5 है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 5 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट खोला गया, जहां पर कलकत्ता तक के मामले लिए जाते थे। सहमति के बाद बाहर के कोर्ट में जाया जाता था। एक यहाँ का एक बात फेमस था कि एक बंगाली ब्राह्मण था नंद कुमार, दूसरे न्यायालय से उससे टकराव हो गया था, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रधान थे वो था एलिजा एम्पो, और उसके 4 सदस्य थे। एलिजा एम्पो जो था प्रधान था, और उसके 4 सदस्य जो थे वो थे चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। 3 सदस्य थे, चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में सुप्रीम कोर्ट खोला गया था कलकत्ता में, जिसका प्रधान था एलिजा एम्पो, और उसके 3 सदस्य थे, चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। यहाँ पर एक कहा जाता है, ये कहानी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ अन्य चीज़ों पे ध्यान देंगे कि लिखित रिकॉर्ड रखने की परंपरा शुरू की गई थी कलकत्ता के हाई कोर्ट के द्वारा। कोलकाता के हाई कोर्ट के द्वारा लिखित रिकॉर्ड रखने की परंपरा की शुरुआत की गई थी। अंग्रेजी अनुवाद इसी न्यायालय से शुरू हुआ। हिंदू विधि संहिता, यहाँ से हिंदू विधि संहिता और मुस्लिम विधि संहिता निकल के आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसका फिर सुधार किया गया 1786 से 1793 तक, जिसकी सहायता के लिए विलियम जॉन्स थे। प्रथम इसका सुधार क्या हुआ कि न्यायपालिका के पद सेनापति और एक रूपी बनाया गया। सोपानिक और एक रूपी बनाया। जो न्यायपालिका का पद था वो एक रूपी बना दिया गया। 3 भागों में से इसकी जो संरचना थी, जो न्यायपालिका की संरचना थी, उसे 2 भागों में बांट दिया। एक था दीवानी और एक था फौजदारी। फौजदारी में सदर निजामत कलकत्ता का गवर्नर होता था। 4 भ्रमणकारी न्यायालयिक यूरोपीय थे। प्रिवी काउंसिल जो कि लंदन से थे, 5000 से ज़्यादा। सदर दीवानी, 4 प्रांतीय अदालत, जिला अदालत, रजिस्ट्रार यूरोपीय, अमीन और मुंशी भारतीय होते थे। इन सब भागों में बांट दिया। जिला फौजदारी न्यायालय की समाप्ति और 4 भ्रमणकारी न्यायालयों की स्थापना की गई, और ये 4 भ्रमणकारी न्यायालय की स्थापना कोलकाता, पटना, ढाका और मुर्शिदाबाद में किया गया। जिला फौजदारी न्यायालय की समाप्ति की गई और 4 भ्रमणकारी न्यायालयों की स्थापना की गई, कोलकाता में, पटना में, ढाका में और मुर्शिदाबाद में। जो जिला कलेक्टर था उससे न्यायिक शक्ति ले ली गई थी इसके बाद, ठीक है। कॉर्नवालिस संहिता। कॉर्नवालिस संहिता क्या था? शक्ति के पृथक्करण पर आधारित था। जो कॉर्नवालिस संहिता थी वो शक्ति के पृथक्करण पर आधारित था। कर प्रशासन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और न्याय प्रशासन पर था। और दूसरा था कानून की सर्वोच्चता दी गई। भारत में यूरोपीय न्याय पद्धति लागू किया गया। सरकारी अधिकारी जो सरकारी कार्य करते थे उसे दीवानी अदालत में रखा गया, सिविल कोर्ट में रखा गया। विलियम बेंटिक के द्वारा भी न्याय प्रशासन में कुछ सुधार किए गए। थे। बेंटन की उपयोगिता विचारधारा से प्रेरित थी। कोड़े मारने की सजा पर पाबंदी लगा दी गई और दंड में कठोरता की कमी की गई। जो कोड़े मारने की प्रथा थी, जो मुगलों के काल से चली आ रही थी, उसको खत्म कर दिया गया। 4 प्रांतीय और भ्रमणशील अदालतों की समाप्ति कर गई। जो 4 प्रांतीय और भ्रमणशील अदालत जो कि कलकत्ता, पटना में खोला गया था, ये सबको बंद कर दिया गया। और ये सारी शक्तियाँ जो थी, जो न्यायिक शक्तियाँ थी, वो पुनः कलेक्टर को दे दी गई। लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता प्रथम विधि आयोग बना था। प्रथम विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में बना था? प्रथम विधि आयोग 1834 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में बना था। प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में 1834 में बना था। शक्तियाँ दंड संहिता में सुधार किया गया और सरलीकरण इसका किया गया। फारसी के स्थान पर सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी और अन्य स्थानीय भाषा में किया गया। फारसी का स्थान पर सुप्रीम कोर्ट जो था अब अंग्रेजी में चलाया जाने लगा। और कुछ अन्य जो सुप्रीम कोर्ट थे वो स्थानीय भाषा में चलाए जाने लगे। इलाहाबाद में सदर न्यायालय दिल्ली और उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद में सदर न्यायालय का स्थापना किया गया, जो कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी किया गया बाद में। उसके बाद क्राउन के अधीन शासन हो जाता है। फिर 1858 से लेकर 1897 तक क्राउन ने न्यायिक प्रशासन की व्यवस्था को चलाया था। प्रथम 1834 में काले व द्वितीय 1853 जॉन रेवेन्यू विधि आयोग, ठीक है। दीवानी नियम संहिता सिविल रूल्स कोड 1859 में आया था। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड 1860 में आया था। भारतीय न्याय संहिता इंडियन पिनल कोड जो आया था 1860 में आया था। इंडियन पिनल कोड कब आया था? 1860 में आया था। 1860 में आया था। फौजदारी नियम संहिता जो कि 1861 में आया था। कब आया था?
61 में आया था, 1861 में आया था। फौजदारी नियम संहिता, उच्च न्यायालय अधिनियम जो कि 1861 में आया था। उच्च न्यायालय अधिनियम जो कि 1861 में आया था। सदर न्यायालय की समाप्ति की गई, सदर न्यायालय की समाप्ति की गई। दूसरा, कलकत्ता में उच्च न्यायालय खोला गया, बॉम्बे में हाई कोर्ट खोला गया, मद्रास में हाई कोर्ट खोला गया और इलाहाबाद में हाई कोर्ट खोला गया। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और इलाहाबाद में हाई कोर्ट खोला गया। कलकत्ता में 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई, बॉम्बे में 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई, मद्रास में 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई और इलाहाबाद में 1866 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और देख लेते हैं कि उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में आया था और उच्च न्यायालय अधिनियम जो आया था वो 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम आया था, जिससे कि सदर न्यायालय की समाप्ति कर दी गई। जो भी सदर न्यायालय थे उसको खत्म कर दिया गया। और कलकत्ता में 1862 में हाई कोर्ट खोला गया, बॉम्बे में 1862 में हाई कोर्ट खोला गया और मद्रास में 1862 में हाई कोर्ट खोला गया और इलाहाबाद में 1866 में हाई कोर्ट खोला गया। इलाहाबाद में 1866 में हाई कोर्ट खोला गया। इलाहाबाद में 1866 में हाई कोर्ट खोला गया। भारत शासन अधिनियम, संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, उसका शुरू किया गया। मूल्यांकन एक बार देख लेते हैं। विधि का शासन स्थापित किया, जो विधि का शासन था उसे स्थापित किया था ब्रिटिश शासन ने। शासकों को व्यक्तिगत एवं धार्मिक कानूनों की जगह संहिताबद्ध कानून लागू किया गया। जो शासकों के व्यक्तिगत एवं धार्मिक कानून थे उसकी जगह संहिताबद्ध जो कानून थे उसको लागू किया गया। ठीक है, धार्मिक कानून जैसे हिंदू और मुस्लिम का कानून अलग अलग था, उनको अलग कर दिया, खत्म कर दिया गया। यद्यपि यूरोपियों के मामले को भी कानून के दायरे में ला दिया गया, किंतु फौजदारी मामले में उनकी सुनवाई केवल अंग्रेज न्यायाधीश ही कर सकते थे। जो यूरोपीय मामले थे उनको भी कानून के दायरे में लाया गया, किंतु जो फौजदारी मामला था, जो फौजदारी मामले होते थे उनको सिर्फ अंग्रेजी न्यायाधीश ही उसका सुनवाई कर सकते थे। सरकारी अधिकारियों को अपने कार्यों के प्रति दीवानी न्यायालयों के सम्मुख जवाबदेह बना दिया गया। जो सरकारी अधिकारियों को अपने कार्यों के प्रति दीवानी न्यायालयों के सम्मुख जवाबदेह बना दिया गया। न्याय व्यवस्था अत्यधिक द्रुह, जटिल एवं खर्चीली बन गई। जो न्याय व्यवस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा खर्चीली बन गई। धनवान एवं प्रभावशाली व्यक्ति इसका दुरुपयोग करने लगे। अक्सर यूरोपीय न्यायाधीश भारतीय परंपरा एवं तौर तरीके से परिचित नहीं होते थे। जो यूरोपीय न्यायाधीश थे वो भारतीय तौर तरीके से परिचित नहीं होते थे। इसके बाद एक बिल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल के समय वायसराय था रिपन। इल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था? रिपन था। और इसका प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय लोगों के मामले की सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए। जो भारतीय न्यायाधीश हैं को इल्बर्ट बिल में कहा गया था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं उनको यूरोपीय लोगों के मामले की सुनवाइयों का अधिकार दिया जाना चाहिए। 1883 में यूरोपीय लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया। 1883 में यूरोपीय लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसका परिणाम हुआ कि यह इल्बर्ट बिल वापस चला गया और रिपन द्वारा त्यागपत्र इसके बाद दे दिया गया और रिपन के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया। इल्बर्ट बिल जो आया था उसमें वायसराय थे रिपन, इसी के द्वारा इल्बर्ट बिल लाया गया था। प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश के द्वारा यूरोपीय लोगों का भी मामलों की सुनवाई की जानी चाहिए। 1883 में यूरोपीय लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसका परिणाम हुआ कि यह वापस चला गया और रिपन द्वारा इसका त्यागपत्र दिया गया। ब्रिटिश कालीन सैन्य व्यवस्था। ब्रिटिश काल में सैन्य व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में जानेंगे। 1857 से पूर्व ब्रिटिश कालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे। ब्रिटिश कालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे। ब्रिटिश काल में सैन्य व्यवस्था कैसी थी, मिलिट्री सिस्टम कैसा था, इसमें हम लोग 2 चरणों में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो 1857 के पहले कैसा था ब्रिटिश का, और 1857 के बाद कैसा सैन्य व्यवस्था हो गया। 1857 से पहले ब्रिटिश का सैन्य व्यवस्था कैसे था। ब्रिटिश भारतीय सेना के जनक जो थे वो मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस थे। ब्रिटिश भारतीय सेना के जनक जो थे वो थे मेजर स्ट्रेंजर्स लॉरेंस। भारतीय सैनिक जो थे वो कम वेतन भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था और सबसे सर्वोच्च पद जो भारतीयों के लिए था वो सूबेदार का पद था। इसे ब्रिटिश नस्लीयता कहा जाता था। ठीक है, ब्रिटिश भारतीय सेना के जनक मेजर स्ट्रेंजर्स लॉरेंस थे। ब्रिटिश भारतीय सेना का जनक ब्रिटिश भारतीय सेना का जनक कौन थे? मेजर स्ट्रेंजर्स लॉरेंस थे। 1857 के बाद भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी और संतुलन किया गया। बंगाल का जो भारतीयों की संख्या और सेना के 2 अनुपात 1 कर दिया गया। मद्रास और मुंबई में 5 अनुपात 2 कर दिया गया। भारतीय और अंग्रेजी सेना का अनुपात 5 अनुपात 2 कर दिया गया। तोप खाने पर यूरोपीय नियंत्रण किया गया। जो तोप खाने थे उस पर यूरोप का नियंत्रण होगा। भारतीय सेना में जातीय, नस्ल और क्षेत्रवाद का आरंभ हो गया। सैन्य प्रशिक्षण के लिए द इंपीरियल कैडेट कोर जो कि 1901 में कर्नल ने बनाया था। द इंपीरियल कैडेट कोर जो कि 1901 में कर्जन के द्वारा बनाया गया था। कीचनर टेस्ट जो कि 1902 में क्वेटा में हुआ था। कौन कौन से आयोग बने, कौन कौन से सैन्य व्यवस्था के लिए कौन कौन से आयोग बने। सबसे पहले पील कमीशन 1860 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा आया था। पील कमीशन 1860 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा आया था।
पील कमीशन 1807 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा आया था। ईसर कमीशन 1920 में चैम्सफोर्ड के द्वारा आया था। ईसर कमीशन 1920 में चैम्सफोर्ड के द्वारा आया था। ईसर कमीशन 1920 में चैम्सफोर्ड के द्वारा आया था। स्किन कमीशन जो कि 1925 में लॉर्ड रीडिंग के द्वारा आया था। स्किन कमीशन 1925 में लॉर्ड रीडिंग के द्वारा आया था। गेरन कमीशन 1932 में लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा आया था। और चैटफील्ड कमीशन 1939 में लॉर्ड लिथगो के द्वारा आया था। चैटफील्ड कमीशन 1939 में लॉर्ड लिथगो के द्वारा आया था। ब्रिटिश कालीन स्थानीय शासन कैसा था? जो स्थानीय शासन थी वो किस प्रकार थी? पृष्ठभूमि और कारण जानें कि ब्रिटिश शासन का स्थानीय शासन का क्यों कारण बना, क्यों उसको स्थानीय शासन करना पड़ा। भारत में प्राचीन काल से स्थानीय शासन था। ब्रिटिश काल से पहले भी स्थानीय शासन चल रहा था। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य के समय हम स्थानीय शासन पढ़ते हैं। फिर चोल काल में भी स्थानीय शासन था। आईने अकबरी में अबुल फजल के द्वारा जो आईने अकबरी लिखी गई तो उसमें भी हम लोग पढ़ते हैं अकबर के समय भी स्थानीय शासन किस प्रकार से चलाया जाता था। अंग्रेजों द्वारा आधुनिकीकरण का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के द्वारा आधुनिकीकरण का उद्देश्य क्या था? विभिन्न स्थानीय मुद्दों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, जलापूर्ति, सड़क आदि का संचालन और वित्त की व्यवस्था के लिए अंग्रेजों के द्वारा अधिकरण का यही उद्देश्य था। कारण क्या था? भारत में स्थानीय स्वशासन का कारण क्या था? भारत में पहला कारण था वित्तीय संकट का समाधान हुआ। वित्तीय संकट का जो समाधान हो वो ये मिले। दूसरा कारण था यूरोप में स्थानीय संस्थाओं का विकास हो। यूरोप में जो स्थानीय संस्थाएं थे उसका विकास हो। तीसरा कारण था राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता से कम करना। जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उसको कम करना, सरकार की आलोचना को कम करना, इसलिए स्थानीय स्वशासन को बनाया गया। विकास क्रम देखते हैं। विकास क्रम जो विकास हुआ उसको देखते हैं। 1857 से पूर्व 1687 में मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई। सबसे पहला नगर निगम मद्रास में बना था। सबसे पहला नगर निगम कहाँ बना था? मद्रास में बना था। प्रथम नगर निगम मद्रास में बना था जो कि 1687 में बनाया गया था। 1726 में कोलकाता और मुंबई नगर निगम बनाया गया। 1726 में कोलकाता और मुंबई नगर निगम बनाया गया। चार्टर एक्ट 1793 द्वारा स्थानीय निकायों को वैधानिक मान्यता दी गई। 1842 में नगर पालिकाओं को अप्रत्यक्ष कर लगाने के अधिकार को दिया गया। शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं। दूसरा था अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत जिला दंडाधिकारी के अधीन। बस दो चीज़ याद रखना है कि मद्रास नगर निगम की स्थापना 1687 में हुई थी। सबसे पहला नगर निगम कौन सा था? फर्स्ट नगर निगम कौन सा था? फर्स्ट निगम मद्रास था जो कि 1687 में किया गया था। और उसके बाद कलकत्ता और मुंबई नगर निगम की स्थापना 1726 में होती है। कलकत्ता और मुंबई नगर निगम की स्थापना 1726 में होती है। 1870 में लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा वैधानिक विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया गया, जिसका परिणाम था 1870 का मेयो का वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रस्ताव। ये प्रस्ताव था स्थानीय कर और केंद्रीय कोष से धन, सड़क, शिक्षा आदि प्रांतीय सरकार को, सड़क, शिक्षा आदि जो थे वो सब प्रांतीय सरकार को दिया जाना चाहिए। और 1871 में बंगाल जिला बोर्ड उपकर एक्ट लगाया गया। 1882 का लॉर्ड रिपन देखते हैं। लॉर्ड रिपन के बारे में 1882 का रिपन प्रस्ताव। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विकास किया गया। यह राजनीतिक शिक्षा का साधन था। यह राजनीतिक शिक्षा का साधन है। में इस रिपन प्रस्ताव में क्या गया था कि स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विकास, स्थानीय स्वायत्त संस्था जो भी लोकल एटोनोमस इंस्टीट्यूशन था उसका विकास किया जाना चाहिए। यह राजनीतिक शिक्षा का साधन है। मेयो की वित्तीय विकेंद्रीकरण नीति को लागू करना। जो मेयो की वित्तीय विकेंद्रीकरण नीति थी उसको लागू करना। गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत चुनाव। न्यूनतम शिक्षा, सरकारी हस्तक्षेप, हालांकि नवीकरोड़पन आदि हेतु सरकार की अनुमति आवश्यक थी। विकेंद्रीकरण पर राजकीय आयोग देखते हैं। विकेंद्रीकरण पर जो राजकीय आयोग थे उस पर देखते हैं। धन का अभाव सबसे बड़ी समस्या थी। धन का अभाव जो थी वो सबसे बड़ी समस्या थी। अतः आय का स्रोत जो था वो बढ़ाना जरूरी था। कार्य जो थे उसका कार्य क्या था? शिक्षा, अकाल सहायता, स्वास्थ्य, ये सब अंग्रेजी स्वशासन के कार्य थे। प्रत्येक तहसील में उप जिला बोर्डों का गठन हो। इसकी समिति रूप में 1918 में लागू हुआ। ये समिति के रूप में 1918 में लागू हुआ। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 आया जिसमें स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय बनाया। प्रांतीय सरकार ने स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय बनाया। प्रांतों को स्वातंत्र, हालांकि वित्त अब भी और
आरक्षित विषय बना हुआ था। नोट 1930 में साइमन कमीशन ने इस व्यवस्था को व्यर्थ बताया तथा पुनः सरकारी नियंत्रण बढ़ाने की सिफारिश की। 1930 में साइमन कमीशन ने इस व्यवस्था को भारत सरकार अधिनियम के 1919 में व्यवस्था को ये खराब बताया और सरकारी नियंत्रण बढ़ाने की सिफारिश की। भारत शासन अधिनियम 1935, ये इंपॉर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम 1935। कार्यभार में वृद्धि, परंतु कर व्यवस्था यथावत था। कार्यभार में वृद्धि किया गया, भारतीय को कार्यभार में वृद्धि किया गया, परंतु जो कर व्यवस्था थी अब भी उसी हिसाब से कर लग रहा था। वित्त का नियंत्रण निर्वाचित प्रांतीय सरकार को, जो वित्त का नियंत्रण था, जो फाइनेंस का नियंत्रण था, वो वित्तीय प्रांतीय सरकार को दिया गया था। स्थानीय निकाय कर में वृद्धि करने से पूर्व प्रांतीय सरकार से अनुमति ले। जो स्थानीय निकाय है वो अगर कर में वृद्धि करना चाहता है तो इससे पहले उसे प्रांतीय सरकार की अनुमति लेनी होगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थानीय स्वशासन किस प्रकार हुआ? इसकी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधीवादी विचारधारा है। आर्टिकल 40 के अनुसार परंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जोड़े गए। ये जो स्थानीय स्वशासन था इसे राज्य के DPSP में जोड़ा गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया 1973 में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम इसी के द्वारा लगाया गया। देसी रियासत है सुप्रशासन। जो देसी रियासत थे उस पर कैसे प्रकार का प्रशासन अंग्रेजी स्वशासन ने किया था? इसके लिए 2 मंडल का नाम याद रखना है। एक है नरेंद्र मंडल, जो कि 1921 में जॉर्ज पंचम और जेम्स फोर्ड के द्वारा लाया गया था। नरेंद्र मंडल किसके द्वारा लाया गया था? 1921 में जॉर्ज पंचम और जेम्स फोर्ड के द्वारा। और दूसरा था बटलर समिति। बटलर समिति 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा लाया गया था। बटलर समिति 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा लाया गया था। 1927 में बटलर समिति लॉर्ड इरविन के द्वारा लाया गया था। नरेंद्र मंडल क्या था? नरेंद्र मंडल वायसराय के साथ सामूहिक हितों के मामलों पर विचार विमर्श हेतु 1876 में लॉर्ड लिटन द्वारा भारतीय राजाओं की एक अंतः परिषद की गठन का सुझाव दिया गया था, किंतु इसे इंग्लैंड ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, आगे चलकर मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार के आधार पर 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी। नरेंद्र मंडल में प्रतिनिधित्व हेतु रियासतों की निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला श्रेणी था पूर्व वैधानिक क्षेत्राधिकार रखने वाले 109 रियासतों को सीधा प्रतिनिधित्व दिया गया। दूसरा था कि सीमित वैधानिक क्षेत्राधिकार रखने वाले 127 रियासतों द्वारा चुने गए 12 प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व दिया गया। तीसरा था कि शेष 326 रियासतों को जागीरों एवं सामंतशाही जागीरों की श्रेणी में रखा गया। बटलर समिति का प्रमुख प्रावधान क्या था? जो बटलर समिति था उसका प्रावधान क्या था? पहला प्रावधान था कि सर्वश्रेष्ठता सर्वोच्च होनी चाहिए। इसे बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन करना चाहिए। राजनीतिक अधिकारों एवं भर्ती एवं शिक्षा के अलग से प्रबंध हो। जो राजनीतिक अधिकार है कि भर्ती हो, शिक्षा का अलग से प्रावधान हो। ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों के बीच आर्थिक संबंधों की जाँच हेतु एक समिति की नियुक्त हो, एक समिति बननी चाहिए। ये यहीं पे ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। इसके बाद चैप्टर 5 आता है, यूनिट 5, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ। जो ब्रिटिश कालीन सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।